हेलो स्टूडेंट्स, वीके फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसी बिंदु r और थीटा पर विद्युत क्षेत्र, और सेकंड टॉपिक होगा बल एवं बलागुण। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आओ अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी बिंदु r और थीटा पर विद्युत क्षेत्र। माना द्विध्रुव AB के केंद्र पर O से r थीटा की स्थिति पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव AB को दो बिंदुओं A1 B1 एवं A2 B2 से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, जिनके द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा और P sin थीटा हैं। द्विध्रुव A1 B1 के लिए बिंदु P अक्षीय स्थिति में, जबकि द्विध्रुव A2 B2 के लिए बिंदु P निरक्षीय स्थिति में होगा। तो इस थ्योरी के द्वारा हमें डायग्राम के बारे में समझाया गया है कि सबसे पहले हमें A और B दो बिंदु लेने हैं, जिन पर A पर माइनस क्यू आवेश और B पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इनका दोनों का मिड पॉइंट O बिंदु पर है और इन दोनों के मध्य दूरी D है। इससे थीटा कोण पर हमें एक r दूरी पर बिंदु P लेना है, जिसके मात्रक हैं r और थीटा, जिसके निर्देशांक r और थीटा हैं। और इसके अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर इसका P को डिनोट करते हैं। तो अक्षीय स्थिति पर हो गया, इसके A1 B1 बिंदु से डिनोट करते हैं, और निरक्षीय स्थिति पर A2 B2 रेखा से इसे डिनोट करते हैं। तो A1 B1 के लिए P अक्षीय स्थिति में होगा और A2 B2 के लिए बिंदु P निरक्षीय स्थिति पर होगा। तो इस P बिंदु से दो घटक बनेंगे, एक तो E थीटा और सेकंड हो गया ER। तो अब देखते हैं हम द्विध्रुव A1 B1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। द्विध्रुव A1 और B1 के कारण बिंदु P पर, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो ये इसके अक्षीय स्थिति में हो गया। अक्षीय स्थिति का मतलब हो गया इस P बिंदु की रेखा में हो गया। तो इसके कारण हमने पीछे देखा था कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है ER = 2kP/r³। लेकिन यहाँ पर P की जगह P cos थीटा दिया हुआ है, P cos थीटा दिया हुआ है। तो P के स्थान पर हम P cos थीटा का यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया इसके A1 B1 के कारण। अब देखते हैं इसी प्रकार द्विध्रुव A2 B2 के कारण विद्युत क्षेत्र। तो E थीटा = KP sin थीटा/r³। तो ये निरक्षीय स्थिति के लिए हो गया A2 और B2 के लिए। तो इसकी निरक्षीय स्थिति के लिए हमने पीछे देखा था द्विध्रुव के कारण, तो वहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ था E थीटा = KP/r³। तो यहाँ पर हमें P की जगह P sin थीटा लेना है, क्योंकि इसका घटक हमें P sin थीटा निरक्षीय स्थिति के लिए P sin थीटा दे रखा है। तो इसके लिए ER के लिए तो यह हो गया और E थीटा के लिए यह हो गया। अब हम इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र मतलब टोटल विद्युत क्षेत्र देखेंगे बिंदु P पर। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला होता है E = ER² + E थीटा² का मोड। तो यहाँ पर हम ER और E थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो ER और E थीटा की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ रख देंगे, और उन दोनों में से हम देखते हैं कि KP/r³ दोनों में सेम है, तो हम इसे बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो ये रूट से बाहर आने पर KP/r³, अंदर तो स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो बाहर KP/r³ बच जाएगा, और अंदर बचा √4 cos² थीटा। यहाँ पर 2 cos² थीटा है तो इसका स्क्वायर हो गया 4 cos² थीटा, और इसमें sin थीटा है तो इसका होगा sin² थीटा। तो sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। तो हमें sin² थीटा का मान चाहिए, तो इस cos² थीटा को इस साइड में भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 1 - cos² थीटा। तो यहाँ पर इस sin थीटा की वैल्यू रखने पर 4 cos² थीटा + 1 - cos² थीटा। तो 4 cos² थीटा में से एक cos² थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 cos² थीटा बच जाएगा और +1। तो यह इसके बिंदु R और थीटा पर विद्युत क्षेत्र आ गया। इस फॉर्मूले से हम इसकी
r दूरी पर बिंदु P के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल एवं बलागुण। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब सभी जगह विद्युत क्षेत्र समान होना चाहिए, तो उनमें हम द्विध्रुव का निर्माण करेंगे और उस पर बल और बलागुण देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को बनाने से पहले इसे थ्योरेटिकल रूप से देखते हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में मतलब इसका विद्युत क्षेत्र एक समान होना चाहिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव AB को, द्विध्रुव हो गया A से B को थीटा कोण पर व्यवस्थित किया गया है। इसे विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर, यह इसका विद्युत क्षेत्र हो गया, तो इससे थीटा कोण पर व्यवस्थित किया गया है, जिसके कारण द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर समान परिमाण का बल एवं विपरीत दिशा में आरोपित होता है। तो इन दोनों पर बल तो समान है QE, लेकिन विपरीत दिशा में है। एक का विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण इसके विपरीत दिशा में आ रहा है। इन बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण द्विध्रुव में बल आघूर्ण प्रेरित होता है। मतलब इन दोनों की क्रिया रेखा का मतलब है कि एक बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य कर रहा है और दूसरा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, तो इसकी क्रिया रेखा दोनों की अलग अलग हो गई। तो यह एक बलागुण का निर्माण करता है। प्लस Q आवेश के कारण बल F वेक्टर इक्वल टू QE वेक्टर हो गया, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, यह विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गया प्लस Q के कारण, और माइनस Q आवेश के कारण बल F वेक्टर माइनस QE इसकी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। ये माइनस Q के कारण तो इसकी विपरीत दिशा में हो गया, और प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य d दूरी है और इसका डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर माइनस Q से प्लस Q की ओर होता है, ये हमने देखा है पहले। तो ये इसका डायपोल मोमेंट हो गया। तो अब आगे देखते हैं हम। अतः द्विध्रुव पर परिणामी बल, इन द्विध्रुव के कारण परिणामी बल में टोटल बल देखते हैं। तो टोटल बल हो गया प्लस Q के कारण तो देखा था हमने QE वेक्टर था, और माइनस Q के कारण माइनस QE वेक्टर बल था। तो इसका टोटल परिणामी बल हो गया 0, क्योंकि एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में, दोनों विपरीत दिशाओं में कार्य करने के कारण एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं दोनों बल। तो इसका परिणामी बल 0 प्राप्त होता है। परिणामी बल 0 होता है, इसलिए विद्युत द्विध्रुव स्थानांतरित गति नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि इसका परिणामी बल 0 होता है, जिसके कारण यह एक स्थानांतरित गति नहीं करेगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। परंतु दोनों बल संरेखी नहीं होने के कारण विद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म का निर्माण होता है। मतलब दोनों बल एक दिशा में मतलब एक रेखा में नहीं होने के कारण इस पर एक द्विध्रुव पर एक बलयुग्म का निर्माण होता है। बलयुग्म का मतलब हो गया कि दो आवेशों के कारण जो युग्म बन रहा है बल का, मतलब एक का प्लस Q के कारण और दूसरे का माइनस Q के कारण, तो बलयुग्म का निर्माण हो रहा है, जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। मतलब यह विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव को घुमाने का कार्य कर रहा है। इसका मतलब यह है कि एक बल इस दिशा में और दूसरा बल इस दिशा में, तो ये दोनों बल इसको इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। बलागुण देखते हैं अब। बलागुण होता है किसी एक आवेश पर बल, मतलब एक आवेश या तो प्लस या माइनस आवेश पर विद्युत, हम देखते हैं आवेश और बलों के मध्य लंबवत दूरी, मतलब दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी, बलों के मध्य देखनी है हमें, दोनों आवेशों के मध्य नहीं देखनी। तो एक आवेश के कारण हम एक आवेश पर बल देखते हैं प्लस Q आवेश के कारण QE था, और इन दोनों बलों के मध्य लंब दूरी BC लेते हैं। एक बल यहाँ था और दूसरा इस रेखा पर था, तो इन दोनों के मध्य एक तो यहाँ पर था और दूसरा यहाँ पर, तो इन दोनों के मध्य लंब दूरी देखनी है हमें, इन दोनों आवेशों के मध्य नहीं देखनी। यहाँ पर A और B बिंदु पर तो हमने पिछले डायग्राम में देखा था कि यहाँ पर दोनों आवेश हैं, तो इन दोनों आवेशों पर नहीं देखनी है हमें लंब दूरी, हमें देखनी है दोनों बलों के मध्य। तो एक बल तो यहाँ पर था और एक बल इस रेखा पर था, यहाँ पर मतलब इस रेखा पर और दूसरा इस रेखा पर, तो इनके मध्य लंब दूरी हो गई BC। तो इस BC को निकालने के लिए हम साइन थीटा काम में लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण के
हिसाब से हम लंब हो गया इसका थीटा के सामने वाली रेखा लंब होती है, तो लंब हो गई BC और इसका कर्ण हो गया AB। तो BC हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मतलब BC हमें निकालना है, तो BC तो ऐसे ही रख लेंगे और AB का मान हमारे पास D है, तो AB का मान यहाँ पर D रख देंगे। दोनों आवेशों के मध्य दूरी हमारे पास D है, तो इसका मान AB का मान D हो गया। तो अब BC का मान निकालने के लिए इस D को इस साइन थीटा की तरफ भेज देंगे, तो BC इक्वल टू D साइन थीटा हो गया। तो अब देखते हैं हम BC का मान इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो टो इक्वल टू QE, ये तो ऐसे का ऐसा है, और BC का मान आ गया हमारे पास D साइन थीटा, तो ये D साइन थीटा रख देंगे। तो अब देखते हैं हम Q इंटू डी, मतलब Q और D गुणा में है, तो ये Q डॉट D इक्वल टू हमें P प्राप्त होता है, मतलब आवेश और एक आवेश और उनके मध्य दूरी हमारे पास, इसका मतलब हो गया द्विध्रुव आघूर्ण, यह डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। तो इस Q और D को हम P लिख सकते हैं, तो Q इंटू डी इसको P लिख दिया, और E ऐसा का ऐसा, साइन थीटा ऐसा का ऐसा गया। तो ये हमारे पास बल आघूर्ण का फॉर्मूला गया PE साइन थीटा, डायपोल मोमेंट हो गया ये, और ये E साइन थीटा सदिश रूप में। तो सदिश रूप में लिखने के लिए इस पर वेक्टर लगा देते हैं, और साइन थीटा ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट होता है और कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन को हमेशा अगर कोई भी मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम से होता है उसे कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है, ABCD के किसी भी कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है। तो ये कैपिटल N हो गया, और मीटर को स्मॉल m से लिखते हैं, तो न्यूटन मीटर। और इसकी विमा हो गई M1 L2 T-2। अब देखते हैं हम एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र ये उसी प्रकार है जो हमने पीछे वाला टॉपिक देखा है, तो विद्युत क्षेत्र तो दोनों में एक समान है। फिर द्विध्रुव को घुमाने में, मतलब पहले द्विध्रुव यहाँ था, तो अब इसको घुमाने में किया गया कार्य, इसको यहाँ पर ले जाने में किया गया कार्य। पहले ये विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष थीटा कोण पर स्थित था, अब ये यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक θ2 कोण तक घुमाने पर किया गया कार्य देखना है हमें। तो समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण बल आघूर्ण टो इक्वल टू PE साइन थीटा। समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण हमने अभी देखा है टो इक्वल टू P साइन थीटा होता है। तो अल्प विस्थापन d थीटा में किया गया कार्य, मतलब अल्प विस्थापन का मतलब हो गया इससे यहाँ तक ले जाने में विस्थापन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सीधी रेखा को हम विस्थापन कहते हैं। तो इसे d थीटा हो गया ये, मतलब θ1, तो ये θ2 माइनस θ1, तो ये d थीटा मान लेते हैं हम इसे। तो d थीटा विस्थापन तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला होता है dw इक्वल टू टो d थीटा, मतलब ये तो कार्य हो गया, टो बल आघूर्ण और d थीटा इसका विस्थापन, तो बल आघूर्ण इंटू विस्थापन। अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य है। तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमें θ1 से θ2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य देखना है। तो इसे देखते हैं हम, इसका समाकलन कर देंगे W का, तो dW का समाकलन कर देंगे, तो dW का समाकलन करने पर W आ जाएगा, मतलब पूरे का इसका कार्य आ जाएगा, तो θ1 से θ2, तो dW, तो यहाँ पर dW का हम मान यहाँ से रख देंगे, तो dW का मान हो गया टो d थीटा, और इसके लिमिट हो गई θ1 से θ2 तक। फिर यहाँ पर हमने देखा था कि टो का मान अभी निकाला था, इसका बल आघूर्ण, टो का मान यहाँ रख देंगे, तो PE साइन थीटा, तो टो का मान P साइन थीटा हो गया, और ये डीटा ऐसा का ऐसा आ गया। अब PE यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब इनमें कोई थीटा के सापेक्ष चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो PE बाहर ले लेंगे, और θ1 और θ2, तो साइन थीटा थीटा d थीटा, मतलब PE में कोई भी थीटा की वैल्यू नहीं है, तो हमें PE बाहर ले लिया, तो PE इक्वल टू PE कोष्टक माइनस कोस थीटा, मतलब साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा, और इसकी लिमिट है θ1 से θ2 तक। अब इस माइनस को बाहर ले लिया और इसकी लिमिट को यहाँ पर पुट कर दिया, तो कोस θ2 माइनस कोस θ1। फिर W इक्वल टू PE, इस माइनस को वापस अंदर भेज दिया, तो ये नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया, तो कोस θ1 तो आगे आ गया और कोस θ2 पीछे चला गया,
तो यह इसका कार्य का फॉर्मूला हो गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे 11th और 12th के सभी नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।